नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 21 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। आज की कोट की तरफ जाते हैं। When you immerse yourself in medicine, you realize that hope is not absolute, it is not that simple. कहने का मतलब है, जब आप अपने आप को जो मेडिसिन, जो मतलब एक प्रकार की प्रैक्टिस है जिसमें आप लोगों को बचाने का काम करते हैं, ये इतनी वाइड स्प्रेड और इतनी डीप और इतनी क्लटर्ड है अपने ही अंदर कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि जैसे हम बोलते हैं कि अरे भगवान का कुदरत या कुदरत का करिश्मा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। होप इज नॉट एब्सोल्यूट, नॉट दैट सिंपल। काफी कुछ करना भी पड़ता है टू गेट दैट पर्सन बैक। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे, द एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो एडिटर है उन्होंने ये बताया गया है कि जिस प्रकार से अभी जो जहांगीरपुरी के अंदर रायट्स हुए थे, उसके बाद बुलडोज़र से वहाँ के जो लोग थे उनके घरों को तोड़ दिया गया, ये बोलकर कि ये एनक्रोचमेंट है इसलिए तोड़ रहे हैं। लेकिन उसी दिन, जिस दिन हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी के अंदर रायट्स हुए थे, उसी के बाद तो ऐसा क्या हुआ, तो उसी दिन इलीगल एनक्रोचमेंट बोलकर आपने वहाँ के जो ऑलरेडी फ्लेयरिंग कम्युनल वायलेंस था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अब जो ये है बीजेपी के अंडर। ठीक है, तो ये फॉलो करती है बीजेपी की स्ट्रैटेजी को, तो जो मोस्टली आरएसएस से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जैसे ये हुआ, उन्होंने बुलडोजर चला दिए और मोस्टली जो मॉस्क थी वहाँ की, उसके आसपास के जो घर थे, मोस्टली जो मस्लिम्स के घर थे, उनको तोड़ दिया गया। उसके अलावा एडिटर बताते हैं कि जिस प्रकार से अभी ये जो हेट वाली चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसा देखा गया जहांगीरपुरी में, वैसे ही खरगोन में भी हुआ है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट बोलकर एक बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन में जो रायटर्स थे मोस्टली उन्हीं को टारगेट किया गया। एलिजिडली उन्हें रायटर बोलकर उनके घर तोड़ दिए गए। तो ऐसा है कि ऐसे कोई नोटिस भी नहीं मिले थे वहाँ के जहांगीरपुरी या खरगोन के लोगों को पहले कि आपको हटा देना चाहिए अपना ये घर, या फिर आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये इलीगल एनक्रोचमेंट है। जस्ट बिकॉज वहाँ पर रायट हुए हैं तो उनको पनिश करने के लिए वहाँ पर उनके हाउसेस को डिमोलिश कर दिया गया, विच इज़ नॉट अ वेरी राइट प्रैक्टिस। और ऐसा ये भी कहा गया है कि जो रोज़ के रिलेशंस होते हैं जो सिटीजन गवर्नमेंट के एक दूसरे से, इसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहती है। ऐसा नहीं होता है कि रिस्पेक्टफुल होना ज़रूरी है एक दूसरे के प्रति। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपको गुस्सा आ गया तो फिर आपने उनका घर तोड़ दिया। ठीक है, लोग भी हमेशा से इतने साथ रह रहे हैं, हिंदूज मुस्लिम्स, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली इसके अंदर क्या होता है, एडिटर कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं और वो अपना मतलब सीधा करने के लिए धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर लोगों को और ज़्यादा तोड़ती कि चलो ठीक है, रायट हुआ था इसमें तुम थे इसलिए तुम्हारे घर तोड़ दिए गए। तो इस प्रकार से जो दूरियां हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में। नेक्स्ट इज फुलर केयर। इसके अंदर जो इनिशिएटिव्स है टू रेससिटेट द ट्रेडिशनल मेडिसिन आर वेलकम। देयर इज नीड टू आयरन आउट द रेगुलेटरी फ्लॉज एंड रिमूव द मिसएप्रीहेंशंस। तो इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अभी जामनगर जो कि गुजरात में है, वहाँ पर WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया, जिसमें WHO के और जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे, एक्चुअली WHO के जो सेक्रेटरी जनरल थे और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे जो मोदी जी थे, उन तीनों ने साथ में मिलकर इनॉग्रेट भी किया। और आज प्रधानमंत्री जो बोरिस जॉनसन जी है वो भी वहाँ पर आने वाले हैं। तो कहा गया जिस प्रकार से जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो अब पॉजिटिव अप्रोच रख रही है टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और एलोपैथी से अलग भी दूसरी मेडिसिन पर ध्यान दिया जा रहा है, विच इज़ अ वेरी मच वेलकमिंग स्टेप फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन का ज्ञान सालों से, हज़ारों सालों से है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे पास इतनी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी लेकिन हम एलोपैथी में चल गए, और अब जब दूसरी कंट्रीज उसे यूज़ कर रही है, ठीक है वो खैर अलग बात है। लेकिन ये भी है कि भले ही हम कितना ही ज़्यादा मना करें कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं, हम एलोपैथी को मानते, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO डेटा ऑलमोस्ट 65 to 70% इंडियंस
हैव एट सम और द अदर पॉइंट ऑफ टाइम यूज द ट्रेडिशनल मेडिसिन। उन्होंने अपने जीवन में किसी न किसी समय पर कोई सी भी आयुष में से, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनमें से कोई ना कोई सी मेडिसिन तो यूज की ही है एक न एक बार। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि क्यों इतना फिर इनके अगेंस्ट आक्रोश है अगर ये मेडिसिन सब कुछ इतनी अच्छी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनके जो डॉक्टर्स होते हैं, इनकी डिग्री होती है, प्रॉपर स्टडी होती है, वो ठीक है, लेकिन क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। क्वैकरी मतलब जिन्होंने, जैसे कोई कंपाउंडर वगैरह है, देखा कुछ साल तक और उन्होंने फिर अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया, तो मतलब पूरा ज्ञान है नहीं, ज़बरदस्ती का चला रहे हैं। तो जब भी कोई बड़ी बीमारी सी होती है उसके लिए उनके पास इलाज नहीं होता है और लोगों का उन पर से विश्वास उठ जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये जो आयुर्वेदिक फार्मेसी पतंजलि टाइप की हैं, वो बहुत बड़े बड़े और फॉल्स क्लेम्स कर देती हैं बहुत जल्दी। जैसे कि अभी कोविड के टाइम पर पतंजलि ने क्या क्लेम कर दिया था कि हम जो है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो सारी की सारी सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है एलोपैथिक मेडिसिन के यूज़ की वजह से हुई है, और एलोपैथी को रिजेक्ट कर देना चाहिए और प्योरली पतंजलि और आयुर्वेद पर आ जाना चाहिए, और दुनिया भर की दवाइयाँ निकाल दी। जो फॉल्स क्लेम्स भी थे, उन्होंने तो कोविड की वैक्सीन नाम से कोरोनिल तक निकाल दी थी, विच वॉज अ फॉल्स क्लेम, जो उन्होंने वापस फिर लिया और बोला कि नहीं, ये सिर्फ कोविड को रोकने में, मतलब उसके जो फ्लेयर अप है उसको कम करने में सक्षम है। तो ये जो इस प्रकार के फॉल्स क्लेम्स और क्वैकरी हो रही है, उसकी वजह से इन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर से लोगों का विश्वास जा रहा था। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री जी वो एलेज करते हैं, सबसे कहते हैं कि हमें वापस से स्विच करना चाहिए, नॉट जस्ट इंडिया बट टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन पर स्विच करना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ भूल गई, एक चीज़ और थी कि कभी कभी जैसा देखा जाता है कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी पेन किलर्स जो एलोपैथी वाली या फिर स्टेरॉइड्स देने लगते हैं। ठीक है, जो भी बहुत ही ज़्यादा फॉल्स प्रैक्टिस है। अगर आप स्टेरॉइड्स दे रहे हो तो आप किस प्रकार की नेचुरोपैथी हो? अब स्टेरॉइड से तो सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती है, लेकिन क्या आपने उसे ठीक किया? नहीं, वो तो स्टेरॉइड रामबाण ने लाजो, उससे सब कुछ हो ही जाएगा यूं भी ठीक। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस बंद होनी चाहिए। नेक्स्ट इज विथ आईज वाइड ओपन। तो इसके अंदर जो एडिटर प्रताप भानु मेहता जी वो कहते हैं कि जो न्यू हिंदुइज्म है, जो अभी चल रहा है, जो एरा अभी चल रहा है न्यू हिंदुइज्म का, इट इज अबाउट वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ वाइल्ड प्रेजुडाइज, कंटेम्प्ट फॉर राइट्स, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। ऐसा ही क्यों कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी देखा गया है, आज के पेपर में ऑलमोस्ट 4 आर्टिकल्स जो हैं इसी बात पर कि जो न्यू हिंदुइज्म है और जिस प्रकार से कम्युनल वायलेंस बढ़ा जा रहा है, और जो लोग अपने आप को हिंदू किस बात पर समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू देश, मतलब हिंदुत्व की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो है खतरे में आ जाएंगे हम खुद। ये सारी चीज़ें बहुत खराब चल रही है। जैसे कि अब आप रामनवमी और हनुमान जयंती पर अगर ये वाले वायलेंस कर रहे हो तो फिर किस प्रकार का हिंदुत्व हुआ ना? देवर द एरेटर, मतलब ऑफ दिस फेथ एंड लव एंड ट्रस्ट एंड पीसफुलनेस। ठीक है, और आप उन्हीं के साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कोट करते हैं रामचरितमानस को कि जिसमें किस प्रकार से सीता जी का जब हरण हुआ था तब राम जी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंड हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब हनुमान जी सीता जी के पास गए थे, उनकी रिंग उन्हें दिखाई थी, तो पहले तो सीता जी काफ़ी शांत भी हुई, उन्हें खुशी भी हुई कि चलो राम जी का कुछ आया है, लेकिन साथ में सीता जी जो थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी हुई कि अरे अब क्या होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद हनुमान जी ने अपने जो मधुर वचन थे उनसे उनको रिकन्सिलिएट किया सीता जी को। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं पीस एंड सॉफ्ट स्पोकन, अगर आप रहोगे, पीसफुल और सॉफ्ट स्पोकन रहोगे, तो ही हर चीज़ का एक प्रकार से आपको फायदा या लॉन्ग टर्म के लिए फायदा है। अगर आप हर चीज़ को कम्युनल वायलेंस के तौर पर लेकर जाओगे तो ये चीज़ आपके लिए डेवस्टेटिंग ही साबित होगी। जस्ट लाइक महात्मा गांधी सेड, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो है हिंदू जो कह रहे हैं कि हम खतरे में हैं, जो माइनॉरिटी हो रहे हैं। देखो, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से हिंदू जो थे वो प्रोसेशन निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि प्रोसेशन निकालना हमारा राइट है, फिर उसके बाद हम पर स्टोन पेल्टिंग हुई, फिर माइनॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर ये बताता है कि हिंदू जो है वो सेफ नहीं है, हिंदू खतरे में है।
फिर उसके बाद हमें जो माइनॉरिटी उनसे छुटकारा पाना होगा। तो ये पूरा नैरेटिव डिजाइन किया गया है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड मतलब एंटेंगल्ड अराउंड द हिंदू विक्टिमहुड। ठीक है, कि काफी टाइम से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नया सा है, लेकिन इन रिसेंट ईयर्स इसको काफी ज्यादा पॉलिटिकल बैकअप मिला है, इसलिए वो काफी फल्मिनेटिंग हो गया है और काफी ज्यादा चल रहा है आजकल की हर चीज के अंदर बस यही हिंदू विक्टिमहुड की बातें आ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि ये जो नैरेटिव है ये इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है और मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म को ये एक मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म का रूप ले लिया है इसने। जो सेक्युलर हमारी कंट्री, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने एंश्राइन किया था कि वी आर सेक्युलर कंट्री, एवरीवन कैन जस्ट प्रोफेस देयर ओन रिलीजन। अब देखो मैं एक केस स्टडी बताती हूँ क्या हो रहा है कि अभी जो जितने भी केसेस आ रहे हैं इसके, क्या होता है अगेन यही कि हम तो प्रोसेशन निकाल रहे थे, देन स्टोन पेल्टिंग हो गई, देन फिर हिंदू खतरे में है। फिर जो फेलो हिंदू होगा ना, पहली बात तो कि अनएम्प्लॉयड, ठीक है, जिसके पास कोई काम नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना बढ़ रहा है तो कोई काम नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज ऐसे चेक कर रहे हैं, तो वो देखेगा कि अरे मेरे साथ वाले तो कितना ज्यादा अपने धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैं असली में खतरे में हूँ। ठीक है, फिर वो भी बिना सोचे समझे इसके साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी ये फैलते जा रहे हैं कि या हिंदू विक्टिमहुड और फेलो मोस्टली जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उसको इसके चपेट में ले लिया गया है। क्यों? एक तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट कम है, लिटरेसी कम है, और उनको अपने मतलब कॉन्स्पिरेसी के अंदर उनका ब्रेन वॉश करना काफी आसान होता है, काफी गलिबल होते हैं। आपने ये नहीं देखा होगा कि कभी भी कोई दो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक दूसरे के सामने तलवार लेकर आ गए हैं। ठीक है, ये कभी नहीं होता। हमेशा जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी होती है उन्हें ही बलि का बकरा भी बनाया जाता है और फिर उनकी ही डेथ भी होती है। ठीक है, जेल भी वही जाते हैं, पत्थर भी वही खाते हैं, डेथ भी उन्हीं की होती है। एंड दिस इज ऑल जस्ट फॉर द पॉलिटिकल नैरेटिव। और क्या हो रहा था पहले, तो ऐसा होता था कि इलेक्शन के टाइम, लेकिन अब ये एक जनरल नैरेटिव बन चुका है। ठीक है, जो हेट और प्रेजुडिस का जो ओरिजिन है, ऐसा नहीं कि कभी कभी हो रहा है, ये हमेशा के लिए हो गया है। और इसका एक बहुत बड़ा जो है रीजन वो ये भी है कि जो हमारी हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी, अगर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से भी अगर कोई इसके अगेंस्ट ये नहीं आएगा कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, लोगों को अगर वो ही संबोधित नहीं करेंगे तो लोग अपने आप को सही समझेंगे और ये प्रोपोर्शनेटली करते ही जाएंगे और ये बढ़ता ही जाएगा। अब ये जो न्यू फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है, ये बस ऐसा है कि हम अपना जेन्युइन प्राइड दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को प्राइड महसूस कर रहे हैं ऐसा करने में, लेकिन ऐसा नहीं है। द हिंदुइज्म, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म लाइज इन ट्रस्ट, पीस एंड लव। वो है वसुधैव कुटुंबकम, सभी हमारे दोस्त हैं, भाई बहन है। तो अगर हम ये वाली चीज कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा गलत है। और ऊपर से क्या हो रहा है, फिर आखिरी में क्या होता है, रिकंसिलिएट करने के लिए कभी हिंदूज ने मुस्लिम चेन बनाई, मतलब हिंदू टेम्पल को प्रोटेक्ट किया मुस्लिम्स ने, कभी मॉस्क को हिंदूज ने प्रोटेक्ट किया, और ऐसे करके हार्ड वार्मिंग स्टोरीज सुना देते हैं। तो बेसिकली ये है कि इनफैक्ट अगर हनुमान जयंती पर भी डिलीवरेंस नहीं हो रहा है और एविल जीत रहा है और हमें ही हर्ट कर रहा है, तो हम अपनी खुली आंखों से अगर ये देख रहे हैं और इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट जस्ट इनजस्टिस, बट ऐसा नहीं कि हम दूसरों पर ब्लेम कर पाए, हम खुद भी इनजस्टिस का पार्ट बन रहे हैं और साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट इज अनसंग दलित women heroes, their stories must be a part of historical and cultural narrative। इसमें जो एडिटर है अदिति नारायणी पासवान जी, ये बताती कि किस प्रकार से दलित विमेन ने ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड ओवर द होल फ्रीडम मूवमेंट कितना ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन उनकी जो स्टोरीज थी या तो पेट्रियार्की के चलते अनसंग रह गई, या फिर जो अपर कास्ट लोग थे उनके चलते उनके नैरेटिव्स को इतना ज्यादा बोल्ड किया गया कि इनकी स्टोरीज को कोई सुन ही नहीं पाया। इसमें वो काफी सारी स्टोरीज और एग्जाम्पल्स बताती है। सबसे पहले तो ये चालू हुआ था कि किस प्रकार शबरी जो थी, जो रामायण में जो एक कैरेक्टर थी, कि उन्होंने अपने झूठे बेर खिलाए थे राम जी को और उन्होंने बहुत प्यार से खाया, कृष्ण जी को, और उन्होंने काफी प्यार से खाए थे।
तो जिस प्रकार से शबरी जो भी एक दलित वुमेन थी और उनकी स्टोरी को उनको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, उसी प्रकार से भक्ति मूवमेंट के टाइम पे फिर संत निर्मला सोयराबाई, उन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन किया, ठीक है। और ये अभी क्यों ये आर्टिकल है कि ऐसा माना जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने दलित के लिए काफी सारा काम किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए उन्होंने सिर्फ दलित के लिए, बल्कि उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफी ज्यादा काम किया है। और जैसे एक सोशल रिफॉर्मर थी सावित्रीबाई फूले, ठीक है, उन्होंने एक स्कूल बनवाया था जिसमें शुरू में 4-6 बच्चियां गई थी और 3 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 150 बच्चियों के लिए उन्होंने स्कूल चालू किया। फिर अगर कोई रेप विक्टिम या विडोज है तो वो अपने बेबीज डिलीवर कर पाए, उसके लिए उन्होंने एक जगह का निर्माण किया। उसके अलावा काफ़ी सारे थे, जैसे कि एक नांगेली करके थी, उन्होंने एक ब्रेस्ट टैक्स सिस्टम होता था जिसमें एक टैक्स होता था कि अगर लोअर कास्ट वुमेन अपने ब्रेस्ट जो हैं उनको कवर कर रही है तो उन पर टैक्स लगता था। तो उन्होंने इसके अपोज में अपना खुद एक ब्रेस्ट कट करके जो रूलर थे उन्हें दे दिया था, ताकि जो दूसरे हैं उन्हें कम से कम इसका फायदा मिल पाए। और ये कैसे फायदा मिल पाएगा, ब्रेस्ट टैक्स जो है वो अगर रिपील हो जाता तो। वो और एग्जाम्पल्स देती हैं, जैसे कि जिस प्रकार से झलकारी बाई जो थी उन्होंने फियरलेसली, जो एक दलित वॉरियर थी, उन्होंने पाइवेटल रोल प्ले किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जो थी उनके साथ। फिर उसके अलावा ऐसे और काफ़ी सारी विमेन, दलित विमेन हैं जिन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड थ्रू आउट द हिस्ट्री, जिनको हमें लेट गो नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए। और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम जैसे जिस प्रकार से हम बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, कमलाबाई नेहरू ने क्या किया है, उसी प्रकार से हमें इनके बारे में भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि जनरेशन इनके बारे में पता कर पाए, जो आने वाली जनरेशन है। नेक्स्ट इज इन अ फ्री फॉल। तो इसके अंदर जो एडिटर है एनके सिंह, जो एक फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के, वो बोलते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल में हो गई है ड्यू टू द इकोनॉमिक्स ऑफ फ्रीबीज, मतलब जो फ्रीबीज बांटी जा रही है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी एक फ्री फॉल में जा चुकी है। अब सबसे पहले बोलते हैं कि किस चीज़ को फ्रीबी कहते हैं। देखो, जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक हुआ था, तो उस समय तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो था स्ट्रेंथन करना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स देना, एजुकेशन सपोर्ट करना, ठीक है, हेल्थ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करना बाय द गवर्नमेंट, इसको काफ़ी ज़्यादा नॉट ओनली इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में तवज्जो दी गई। लेकिन अगर ये इन जनरल चल ही रहा है, पॉलिसी मतलब ये एक पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया कि आप फ्रीबीज बांटो और फिर उसके बाद वोट्स आपके पास आएंगे, तो ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसकी प्रायोरिटीज को डिस्टॉर्ट कर रहा है। मतलब जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद जॉब क्रिएट कर पाते हो, जॉब अगर क्रिएट कर पाते तो वो व्यक्ति जो है खुद अपना पैसा कमा पाता और नॉट जस्ट द बेयर मिनिमम, बल्कि वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाता। वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम अभी भी ये फ्रीबी वाले जो एक लूप है उसके अंदर फंस चुके हैं। जिस प्रकार से अभी पंजाब गवर्नमेंट का वो एग्जाम्पल देते हैं कि 17,000 करोड़ की फ्रीबीज का ऐलान किया गया है। अब ऑलरेडी पंजाब पर इतना सारा डेट है, मतलब एक्सटर्नल कर्जा है 53.3% इसके अंदर कर्जा है, और अगर ये 17,000 करोड़ बढ़ जाते हैं तो अराउंड 3 से 4% के आसपास और ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज इलेक्शन जीतना है और जनता को अपनी साइड करके रखना है, तो ये फ्रीबीज वाला गेम चलते जा रहा है। ये एक और एग्जाम्पल देते हैं राजस्थान का, जिसके अंदर 56% जो है, जो पब्लिक टैक्स और रेवेन्यू का होता है, वो जाता है सिर्फ सैलरी और पेंशन में। इसके कहने का मतलब है कि सिर्फ 6% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स की है राजस्थान में, और 6% के पास 56% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू जाता है, विच इज डेंजरस। ठीक है, कि मतलब पहली बात तो कि इतना कम टैक्स आ रहा है कि इतना सारा टैक्स सिर्फ सैलरी के अंदर ही चल जा रहा है। अगर सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा है
तो फिर आगे क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाएगा, क्या ही ग्रोथ हो पाएगी, क्या ही जीडीपी बढ़ पाएगी। ठीक है, और फिर ये और इश्यूज बताते हैं कि किस प्रकार से सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से जो एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज हैं वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है। दूसरी चीज, अवे फ्रॉम द एनवायरनमेंट जो मूवमेंट, कहने का मतलब है कि जब भी फ्रीबीज की बातें आती है तो ऐसा हो जाता है कि फ्री पावर, ठीक है, फ्री पावर, फ्री वाटर, फ्री गुड्स, फ्री राशन, फ्री फर्टिलाइजर, उसकी वजह से सस्टेनेबल ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है। और जस्ट बिकॉज ये चीजें फ्री मिलती है तो उनका जुडिशियल यूज भी नहीं हो पाता है। मोटर अगर चल रही है एक खेत में तो फिर वो दिन भर चलती ही रहेगी। एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर हो रहा है, ऊपर से बिजली भी वेस्ट हो रही है। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर प्रायोरिटीज जो हैं उसकी भी डिस्टॉर्शन हो रही है। कैसे कि जो वाटर और फर्टिलाइजर है उनका एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो रहा है और फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल भी खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में इसका डेबिलिटेटिंग इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो अब इतनी सारी फ्रीबीज दोगे तो जो कॉम्पिटिटिवनेस होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो खराब होती जाएगी, और कॉम्पिटिटिवनेस खराब हो जाएगी तो ग्लोबल लेवल पर हमारे गुड्स दूसरों से compete नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बताते हैं कि किस प्रकार से जो सब्सटैंशियल बैंक्रप्सी है सब नेशनल, ये काफी ज्यादा आ चुकी है हमारे पास, क्योंकि फ्रीबीज बांटने में ये सारी चीजें चली गई। हम कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर पाए, जिस वजह से जो प्रॉपर इनकम है हमेशा के लिए चलती रहती। तो बोलते हैं कि इससे ये जो पूरा लूप है इससे बचकर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है ताकि परमानेंट जॉब और इनकम लोगों की हो पाए। नेक्स्ट है, दिस आर्टिकल इज इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, दिस इज रिटन बाय बलबीर पुंज। अंडरस्टैंडिंग द ट्रायल ऑफ हेट इन इंडिया रिक्वायर्स द ऑनेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इट्स ओरिजिन। अगेन जैसे दो आर्टिकल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये आर्टिकल भी इसी बारे में कि किस प्रकार से जो हेट है इंडिया में वो काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। और लेकिन ये बस बताते हैं कि उसको ऐसा नहीं कि हम आज हेट क्यों हो रही है उसको जाने, हमें जानने की जरूरत होगी कि ये जो हेट्रेड है दो अलग अलग कम्युनिटीज की एक दूसरे के प्रति, ये चालू कहाँ से हुई है, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है और ये कहाँ पर जाकर रुक सकती है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कश्मीर के टाइम पर और उसके पहले जब कश्मीर के पहले जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर दी थी। उसके भी पहले जो मुस्लिम रूलर्स आए थे उन्होंने हिंदूज के प्रति काफ़ी ज़्यादा एट्रोशियस पॉलिसीज रखी थी। उसके भी पहले की अगर बात करें तो जो हिंदूज ही थे वो एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंक्टिव पॉलिसीज रखते थे इन द नेम ऑफ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। तो इस प्रकार से हमेशा से इंडियन सोसाइटी में डिवीजन चलता ही रहा है और उस वजह से ये जो डिवाइड्स हैं वो हमेशा बढ़ते गए और ब्रिटिशर्स और हर एक व्यक्ति ने, पहले ब्रिटिशर्स ने और अब पॉलिटिशियंस ने इन चीज़ों को ही एक्सप्लॉइट किया है ताकि लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए और उनका काम बनते जाए। Next is India's wheat opportunity. It must not rush to encash it. Not delivering on quality or not honoring the commitment sustainably can have counterproductive long-term effects. इसके अंदर जो एडिटर्स हैं वो कहते हैं कि किस प्रकार से इंडिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आ चुकी है कि वो अपना वीट एक्सपोर्ट कर सकता है। देखिए इंडिया के अंदर जितना वीट होता है उससे ज़्यादा मतलब कंज्यूम होता है, उससे कहीं ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया के पास सरप्लस वीट है जो 5 मिलियन टन के आसपास रहता है। ठीक है, तो अब पहले तो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों कर सकते हैं अभी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 30% वीट को एक्सपोर्ट करते थे। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स चल रहे हैं तो वहां से वीट एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है और कंट्रीज जो हैं वो फूड शॉर्टेज फेस कर रही हैं। और इसी अनटैप्ड मार्केट को जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएगी। सबसे पहली तो ये कि देखो भाई कि अराउंड 60 मिलियन टन का जो है इनका मतलब ये 30% मिला के 60 मिलियन टन भेजते हैं। हमारे पास जो है अराउंड 5 से 7 मिलियन टन ही सरप्लस होता है हर साल। तो पहली बात तो कि हम पूरा इतना भेज नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर यहाँ से भेजा भी जाता है तो यहाँ पर इंडिया में सरप्लस नहीं रहेगा, इंडिया में सरप्लस नहीं रहेगा तो यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है,
तीसरी चीज़ क्या है, जो क्वालिटी ऑफ गुड्स हैं, यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ व्हीट है इतनी अच्छी नहीं होती है, और मोस्टली यूरोप और जो अमेरिका है उसमें इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी चेक ही पास नहीं कर पाते। ठीक है। चौथी चीज़ क्या हो जाएगी कि इतना ज़्यादा जो टैक्सेस है हमारे पास, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारे इतनी चीज़ें लगती है कि अनवायबल हो जाएगा उसे भेजना। पांचवी चीज़ जो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इंडिया के अंदर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वीट वियतनाम म्यांमार की वीट की जगह अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। छठी चीज़ जो है, जो शिप्स हैं, जो शिप में जो कार्गो शिप होती है जिनके अंदर वीट जाता है, अब वो शिप की जो कॉस्ट है, इंडियन शिप की जो कॉस्ट होती है वो $1700 के आसपास कुछ पड़ जाती है, जबकि जो बाहर के शिप्स होते हैं वो $1300 के आसपास, जबकि जो बाहर के शिप होते हैं म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम के, उनकी $700 to $900 के आसपास। तो अगेन इन अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है ये। तो ट्रेड की कॉस्ट बढ़ जाती है, जो गुड्स है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और हमारे देश का जो गुड है स्पेशली वीट जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो अनकम्पिटिटिव हो जाता है और वो खरीद नहीं सकते। और एक और बहुत बड़ी बात है कि ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए ग्लोबल वीट सेकेंड नंबर पे हम वीट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 1% वीट हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? कभी किया कभी नहीं किया। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमें काफ़ी ज़्यादा कम करनी हुई इन ऑर्डर टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली वीट। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी होगी इससे पहले कि हम ग्लोबल मार्केट के अंदर उतरे, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इस साल तो हमने वीट दे दिया, अभी हमारे पास 5 साल का सरप्लस है, इस साल पूरा कर भी देंगे, लेकिन अगले साल से क्या मतलब, जो भी हमारे पास बायर्स आएंगे वो अगले साल आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अब नहीं है वीट, एक ही साल के लिए था। तो ये जो सारी चीज़ें इनका हमें ध्यान देना होगा, और फिर हम जो ये वीट का अनटैप्ड मार्केट है अभी इसको टैप कर सकते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, लैंड एरिया है, फार्मर्स हैं, जो मैन पावर चाहिए वो है, तो सारी चीज़ें हैं, तो बस उसे एक जगह पर लेकर आने की ज़रूरत है, और उससे हम फिर ये मार्केट को टैप कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।